वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 53 बीबी चुरा ली। अब तक एग्जामिनर ने हल्की मुस्कान के साथ लड़के को कहा, वहां टेबल पर खंजर रखी हुई, जाओ उसे उठाओ और खुद को खत्म कर लो। अब आगे। लड़के ने ठीक वैसा ही किया जैसा एग्जामिनर ने उसे कहा था। खंजर उठाकर लड़के ने खंजर सीधा अपने गर्दन पर खोप लिया और जब तक उसे इस बात का एहसास होता तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। सोबित ने ठंडी आह भरते हुए कहा, इसका बिहेवियर देखकर मुझे लगा था ये लड़का पास हो जाएगा, मगर ये तो इतनी आसानी से फेल हो गया। सोबित की बात सुनकर रॉकी बोला, ये टेस्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। हमारे एग्जामिनर हिप्नोटिज्म में एक्सपर्ट है। चाहे लोग खुद को बाहर से कितना ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड क्यों ना दिखाए, मगर यदि इंसान मेंटली थोड़ा भी वीक हुआ तो वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। रॉकी की सुनकर सोबित ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा हमेशा से होता आया था। सोबित इस बारे में बहुत अच्छे से जानता था। अक्सर रॉकवेव से जुड़े लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे रॉकवेव की इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की जाती थी। इसीलिए रॉकवेव में उन्हीं लोगों को रिक्रूट किया जाता था जिन पर हिप्नोटिज्म जैसी चीजों का कोई असर ना हो। धीरे धीरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ा और अंत में सिर्फ 32,518 लोगों ने एग्जाम पास किया, जिसमें 30,000 कैंडिडेट्स को तो रेयांश ने ही ग्रूम किया था, बाकी सब मारे गए। रिक्रूटमेंट खत्म होते ही रेयांश वहां से वापस ओपेरा पैलेस आ गया। पिछले एक महीने से वो रिक्रूटमेंट हॉल में ही था। पैलेस भी नहीं आया था वो। हालांकि बेला और आदित्य उससे मिलने के लिए वहां जाते रहते थे, पर पिछले एक हफ्ते से वो दोनों भी वहां नहीं गए थे, क्योंकि रिक्रूटमेंट हॉल बंद कर दिया गया था और क्योंकि बेला अब रॉकवेव का हिस्सा नहीं रही थी, इसीलिए उसे भी हॉल में जाने की इजाजत नहीं थी। लिविंग एरिया में आते ही रेयांश की नजर कार्तिक पर गई, जो काउच से सर टिकाए लगातार अपना माथा मसल रहा था। देखकर तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति टूट पड़ी हो। रेयांश की भवें दिलचस्पी के साथ आपस में जुड़ गई। अपने डैड को ऐसे लाचार हालत में देखना उसके लिए किसी एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट से कम नहीं थी। इसका कारण जानने के लिए रेयांश उत्सुक हो गया था। अचानक किचन से दो इंसान बाहर आए, जिन्होंने रेयांश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन दोनों का चेहरा देखते ही रेयांश की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। रेयांश ने ऊपर से नीचे तक उन दोनों लोगों को देखा। मैले कुचले कपड़े और आटे और हल्दी से सने हुए हाथ और बाल के साथ वो दोनों इंसान ठीक भिखारियों की तरह दिख रहे थे। वो भी उन भिखारियों की तरह जिन्होंने पिछले 100 सालों से स्नान न किया हो। रेयांश के नजरों के सामने वो दोनों लोग, जो कि कोई और नहीं, मास्टर शेफ बेला और आदित्य थे। बड़ी सी मुस्कान के साथ एक खाने की ट्रॉली लेकर कार्तिक के ठीक सामने आकर रुक गए। बेला ने अपनी सबसे प्यारी आवाज में कहा, कार्तिक, हमारा काम हो गया है, जरा टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है ये सब। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने अपनी आंखें खोली और उस खाने की ट्रॉली को देखा, जो तरह तरह के डिश से भरा हुआ था। ट्रॉली बहुत अच्छे से डेकोरेटेड था, मगर उसमें मौजूद एक भी डिश का नाम कार्तिक नहीं जानता था। कार्तिक को उस खाने की ट्रॉली को देखकर पता नहीं क्यों बहुत भयानक फीलिंग आ रही थी। कार्तिक ने एक बाउल की तरफ उंगली पॉइंट किया, जिसमें सोया सॉस जैसा कुछ था। कार्तिक ने बेला से पूछा, ये कौन सी डिश है? बेला के बोलने से पहले ही आदित्य बोल पड़ा, ये तो दाल है। एक्चुअली हमने जो दाल बनाई थी वह थोड़ी काली हो गई थी, इसलिए हमने एक्स्ट्रा फ्राई करते वक्त इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया और ब्लैक फूड कलर मिक्स करके दाल को थोड़ा एस्थेटिक लुक दे दिया। आदित्य का जवाब सुनकर कार्तिक के रोंगटे खड़े हो गए। दाल काला होने का साफ मतलब था कि दाल जल गई थी, मगर इन दोनों को इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आई। उल्टा ये दोनों तो उस जली हुई दाल को एस्थेटिक लुक दे रहे थे। कार्तिक ने अजीब नजरों से बेला और आदित्य को देखा, जो अपनी बेवकूफी को लेकर घमंड से भरे हुए थे। बेला ने जल्दी से आगे बढ़कर पीली मावल जैसी दिखने वाली डिश का एक टुकड़ा तोड़ा, जो बेला और आदित्य के हिसाब से हार्ड येलो एस्थेटिक रोटी थी। बेला ने रोटी दाल में डुबोकर कार्तिक की मुंह में ठूस दिया और पूछा, कैसी बनी है? कार्तिक ने जवाब में तुरंत कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप रोटी चबाने लगा, जो सूखे चने जैसा था। कार्तिक को कुछ न बोलता देख बेला और आदित्य को लगा, कार्तिक शायद पूरा खाने के बाद उन्हें कॉम्प्लीमेंट देगा, इसीलिए वो दोनों कार्तिक के पूरा खाना खत्म करने का इंतजार करने लगे। इसी बीच बेला की नजर रेयांश पर गई। रेयांश बेला की नजर खुद पर पाकर वहां से भागने को हुआ, मगर बेला ने उसे भागने का एक भी मौका नहीं दिया और उसे भी जबरदस्ती खाने को कहा।
एक बाइट मुंह में डालते ही रेयांश कार्तिक को टकटकी लगाकर देखने लगा, जो चुपचाप खा रहा था। उसके हैंडसम चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। रेयांश ने मन ही मन सोचा, उसके डैड दुनिया के सबसे सहनशील इंसान है, उसे भी उन्हीं के जैसा बनना चाहिए, वरना उसका परिवार सुखी नहीं रह पाएगा। कार्तिक और रेयांश को इतने आराम से खाते देख बेला और आदित्य को लगा, खाना वाकई लजीज बना है। इसीलिए उन दोनों ने भी जल्दी से एक एक बाइट अपने मुंह में डाला। खाने का स्वाद जैसे ही उन दोनों के मुंह में घुला, वैसे ही एक तेज फव्वारा उनके मुंह से निकला और जो खाना उन दोनों ने खाया था, वह सब कार्तिक और रेयांश के मुंह पर जा गिरा। बेला ने अपनी स्लीव से जीभ रगड़ते हुए कहा, छी, कितना खराब टेस्ट है इसका। तुम दोनों यह इतने आराम से कैसे खा रहे थे? तुम दोनों को टेस्ट का पता नहीं चलता है क्या? जीभ खराब हो गई है तुम दोनों की। बेला की फटकार सुनकर रेयांश और कार्तिक स्पीचलेस हो गए। उन दोनों ने अपने मुंह पोंछते हुए बेला को ऐसे देखा जैसे वो दुनिया की सबसे क्रूर इंसान हो। एक तो उन दोनों ने उसका दिल रखने के लिए इतना बकवास खाना खाया, ऊपर से बेला अब उन दोनों को ही डांट भी रही थी। बेला ने गहरी सांस लेकर कहा, चलो आदि, इन दोनों को समझ पाना पत्थर पर सर मारने जैसा है। पता नहीं महानता का कौन सा भूत सवार है इन दोनों पर। बेला की बात सुनते ही आदित्य चुपचाप उसके पीछे चला गया। रेयांश ने उनकी जाती हुई पीठ देखकर धीरे से कहा, गुस्सा तो हमें होना चाहिए ना, फिर ये दोनों गुस्सा होकर क्यों चले गए? टॉर्चर तो हमें किया गया है, पर विक्टिम ये दोनों खुद को बता रहे हैं। कमाल की बात है, हमारे ऊपर उल्टी भी कर दिया और तानाशाह की तरह यहाँ से चले भी गए। रेयांश की बात पर कार्तिक सिर हिलाने के अलावा और कुछ ना कर पाया। भला करता भी क्या? अपने कमरे के बाहर आते ही जो बेला थोड़ी देर पहले तक हिटलर जैसी दिख रही थी, उसने राहत की सांस लेते हुए अपना दोनों कंधा नीचे गिरा दिया। आदित्य का भी कुछ यही हाल था। बेला ने अपना हाथ झाड़ते हुए कहा, बाल बाल बच गए। बेला की बात सुनकर आदित्य भी हंसते हुए बोला, हान मॉम, उल्टी करने के बाद तो मुझे लगा था आज रे ब्रो मेरा दोनों हाथ काट देंगे, पर आपकी वजह से हम दोनों बच गए, वरना डैड और रे ब्रो ना जाने हमारे साथ क्या करते। हमने किचन का सारा सामान भी तोड़ दिया। आप सच में कमाल की हो, इतना सब करने के बाद भी आपकी वजह से हम बच गए। आदित्य की बात सुनकर बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। खैर, आज के बाद हम कभी किचन में नहीं जाएंगे, हम कभी खाना बनाना नहीं सीख सकते हैं, इसीलिए बेटर होगा हम किचन से दूर ही रहें, वरना हर बार हमारी ये टैक्टिक काम नहीं करेगी। बेला की बात सुनकर आदित्य ने गंभीर भाव के साथ अपना सिर हाँ में हिला दिया। आज जो उन दोनों ने बनाया था, उससे बेहतर तो शायद जहर का स्वाद होगा। बेला ने कहा, ठीक है, फिर अब तुम जाओ, जाकर शावर ले लो, बहुत गंदे दिख रहे हो। मैं भी शावर लेने जा रही हूँ, फिर हम साम्राज्य चलेंगे, दादी माँ से मिलने उन्होंने बुलाया था। ओके, आदित्य ने जवाब में कहा और अपने कमरे में चला गया। बेला भी अपने कमरे में आए और शावर लेने लगी। 7 दिन पहले ही साम्राज्य समुद्र के भीतर से बाहर आई थी। दूसरी तरफ रेयांश शावर लेने के बाद रेडी होकर अपने स्टडी रूम में आया, जहां पहले ही खड़ा रॉबिन उसके आने का इंतजार कर रहा था। चेयर पर बैठते ही रेयांश की नजर रॉबिन के टूटे हुए हाथ और माथे पर बंधे बैंडेज पर गई। रेयांश ने बेहद ही कठोर लहजे में रॉबिन से पूछा, क्या तुम्हारी इस हालत का जिम्मेवार विवान सिंघानिया है? रॉबिन ने तुरंत नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बॉस, विवान सिंघानिया नहीं, ये सब तो छोटी चुड़ैल का किया धरा है। उसी ने मुझे और मेरे और भी कई सारे सबॉर्डिनेट को मारा। वो छोटी सी लड़की पागल है बॉस, राक्षसों की तरह मारती है। रॉबिन का जवाब सुनकर रेयांश कंफ्यूज हो गया। जहां तक उसने विवान सिंघानिया के बारे में जाना था, उसके मुताबिक उसके पास कोई छोटी लड़की तो नहीं थी। रेयांश ने पूछा, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? जवाब में रॉबिन से सहमी हुई आवाज में कहा, बॉस, हम कुछ दिन पहले विवान सिंघानिया के फार्म हाउस गए थे। हमें खबर मिली थी कि विवान सिंघानिया के उस फार्म हाउस पर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है और वह फार्म हाउस शहर से थोड़ा दूर भी था, इसीलिए मैंने सोचा वहीं जाकर उसे खत्म कर दे। प्लान के मुताबिक हम सब विवान सिंघानिया से पहले ही उसके फार्म हाउस में जाकर छिप गए, ताकि उसके आते ही जल्दी से उसे खत्म करके वापस आ जाए। मगर पता नहीं कहां से अचानक एक टीनेजर लड़की वहां आ गई। उसने पहले हमारे साथ वाइन पिया और फिर हमें बहुत मारा। वो बच्ची थी, इसीलिए मैंने उस पर ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई, मगर अब जाकर इस बात का पछतावा हो रहा है। हमें उसे अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए था।
रॉबिन की पूरी बात सुनने के बाद रेयांश के मन में विवान सिंघानिया के प्रति जो गुस्सा था वो हैरानी में बदल गई। उसके राइट हैंड मैन को इतनी बुरी तरीके से मारना, भले ही रेयांश जानता था रॉबिन ने बच्ची समझकर उस लड़की पर ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई होगी, पर फिर भी रॉबिन और उसके सबॉर्डिनेट्स को इतने बुरी तरीके से मारना, आखिर उस टीनेज लड़की की स्किल्स कितनी ही भयानक होगी और वो खुद कितनी क्रूर होगी। रेयांश ने कुछ सोचते हुए रॉबिन से पूछा, तुमने पता किया वो लड़की कौन है और विवान सिंघानिया से उसका क्या रिश्ता है? रेयांश के सवाल पर रॉबिन ने कहा, बॉस, बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि वो लड़की शायद विवान सिंघानिया की गर्लफ्रेंड है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, पर विवान सिंघानिया उस लड़की को पूरी दुनिया को नजरों से छिपा कर रखता है, बिल्कुल किसी खजाने को तरह। एक तो वो विवान सिंघानिया खुद एक मिस्ट्री बॉक्स जैसा है, ऊपर से वो लड़की, वो तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दिखने में तो बिल्कुल मासूम है पर असल में नर्क को देवी है वो बॉस। रॉबिन की बात सुनकर रेयांश ने अचानक पूछा, क्या उस लड़की का नाम नंदनी सिन्हा है? पता नहीं बॉस, पीटने से पहले उसने अपना नाम नहीं बताया, रॉबिन ने सिर खुजाते हुए कहा, जिसे सुनकर रेयांश ने अपना दांत भींच लिया। रेयांश ने कुछ पल बाद एक तस्वीर रॉबिन को दिखाते हुए पूछा, क्या वो लड़की यही थी? रॉबिन ने गौर से तस्वीर देखा, फिर उसने अपन सिर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं बॉस, ये वो लड़की नहीं है, वो लड़की तो कोई और ही थी। अगर विवान सिंघानिया उस दिन ना आता तो शायद वो लड़की हमें जान से मार चुकी होती। रॉबिन के मुंह से ना सुनते ही रेयांश के भावों में तेज बदलाव आ गया। अब वो बिल्कुल शांत दिख रहा था, मानो उसे रॉबिन के पिट जाने से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। रेयांश ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, फिलहाल विवान सिंघानिया को मारने का प्लान पोस्टपोन कर दो और उस लड़की के बारे में पता करो, कौन है वो और विवान सिंघानिया के साथ उसका क्या रिश्ता है। रेयांश का ऑर्डर सुनकर रॉबिन कंफ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था उसके बॉस ने अचानक अपना इरादा क्यों बदल लिया। उस दिन तो उसके बॉस देखकर ऐसा लग रहा था मानो विवान सिंघानिया ने उनकी बीवी चुरा ली हो और आज अचानक उसके बॉस ने अपन रंग ही बदल लिया। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। Chapter 54 द साइलेंट हैंड। अब तक रेयांश ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, फिलहाल विवान सिंघानिया को मारने का प्लान पोस्टपोन कर दो और उस लड़की के बारे में पता करो, कौन है वो और विवान सिंघानिया के साथ उसका क्या रिश्ता है। अब आगे। रेयांश का ऑर्डर सुनकर रॉबिन कंफ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था उसके बॉस ने अचानक अपना इरादा क्यों बदल लिया। उस दिन तो उसके बॉस देखकर ऐसा लग रहा था मानो विवान सिंघानिया ने उनकी बीवी चुरा ली हो और आज अचानक उसके बॉस ने अपन रंग ही बदल लिया। आखिर उसके बॉस इंसान थे या गिरगिट? रॉबिन के ख्यालातों से अनजान रेयांश ने उस लड़की की तस्वीर को अपने पॉकेट में डाल लिया जो उसने रॉबिन को दिखाया था। रॉबिन टकटकी लगाए हुए अपने बॉस को ही देख रहा था। तस्वीर वाली लड़की को रॉबिन बहुत अच्छे से जानता था, मगर क्या सच में उस लड़की का विवान सिंघानिया के साथ कोई कनेक्शन था? रेयांश ने अपनी चेयर से उठते हुए पूछा, पूजा की सारी तैयारियां हो गई है? पूजा से रेयांश का इशारा कुल गुरु के उस पूजा की तरफ था जो कपूर फैमिली में हर 4 साल के अंतराल पर होता था। परसों वही पूजा होने वाली थी। रॉबिन ने कहा, पूजा की सारी तैयारियां हो गई है बॉस, बिग बॉस और मैडम कल मुंबई जाएंगे और सेकंड बॉस भी कल ही उनके साथ मुंबई जाएंगे। रॉबिन का जवाब सुनकर रेयांश ने अपने शर्ट की स्लीव फोल्ड करते हुए कहा, वैसे तो मैंने मॉम को इन्फॉर्म कर दिया है, पर अगर फिर भी मॉम ने तुमसे मेरे बारे में पूछा तो उन्हें बता देना मैं मुंबई गया हूँ। रेयांश का ऑर्डर सुनते ही रॉबिन ने पूछा, आप तो रात को मुंबई जाने वाले थे ना, क्या आपने अपना प्लान चेंज कर लिया? जवाब में रेयांश ने बिना भाव के कहा, नहीं, फिलहाल मैं कहीं और जा रहा हूँ मुंबई, मैं रात को ही आऊंगा, तुम बाकी मामले देख लेना। ओके बॉस, रॉबिन ने जवाब में कहा। रेयांश अपने स्टडी रूम से निकलकर सीधा कार्तिक के स्टडी रूम में आया जहां कार्तिक पहले से ही बैठा हुआ था। कार्तिक के अलावा वहां चार्ली और बिन भी थे। शिप डूबने के अगले दिन ही बिन को उसकी पोजीशन से हटा दिया गया था। हालांकि अब भी बिन की पोजीशन में कोई खास गिरावट नहीं आया था। बिन अब हाई चेयर का चीफ था, वाइस प्रेसिडेंट से एक स्टेप नीचे, और प्रेसिडेंट का पोजीशन एक बार फिर से खाली हो चुका था। कार्तिक ने रेयांश को देखते ही पूछा, पूजा की सारी तैयारियां हो गई? हम हो गई,
सबको इनविटेशन दे दिया। हाँ, सबको इनविटेशन भी दे दिया। बस एक दो लोग रह गए हैं जिन्हें मैं खुद जाकर इनविटेशन दे दूंगा। तुम खुद जाओगे इनविटेशन देने? हाँ, मुझे कुछ और काम भी है। रेयांश का जवाब सुनकर कार्तिक ने कुछ पल तक उसे गौर से देखा। फिर उसने आराम से कहा, ठीक है, जाओ। परमिशन मिलते ही रेयांश स्टडी रूम से बाहर आया। बैकयार्ड में खड़ी चॉपर उसके ही आने का इंतजार कर रही थी। रेयांश ने रॉबिन से अपना ओवरकोट लेकर पहना। फिर वो जाकर चॉपर में बैठ गया और पलक झपकते ही चॉपर वहां से रवाना हो गई। कहाँ के लिए, ये बता पाना मुश्किल था। स्टडी रूम में बिन ने कार्तिक से पूछा, क्या सिस्टर बेला रेडी हो गई वापस रॉकवेव ज्वाइन करने के लिए? बिन का सवाल सुनते ही कार्तिक ने उसे ऐसे घूरा मानो उसने कोई गुनाह कर दिया हो। कार्तिक ने ठंडेपन के साथ पूछा, तुम्हें ये जानकर क्या करना है? जवाब में बिन ने हल्का हिचकिचाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था, जानकारी के लिए। बिन की बात पर कार्तिक ने उसे कोल्डली घूरते हुए कहा, आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी वाइफी और उससे जुड़े मामलों से दूर रहो। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी वाइफी के बारे में कुछ भी जानने का। कार्तिक की बात सुनकर बिन को बुरा तो बहुत लगा, मगर उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। आखिर कार्तिक की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई थी। उसे अब कोई हक नहीं था बेला के बारे में जानने का। चार्ली ने टॉपिक चेंज करने के इरादे से एक फाइल कार्तिक की तरफ बढ़ाया और कहा, चेयरमैन, इस फाइल में द साइलेंट हैंड से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं। आज से 10 साल पहले इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई थी। जहां तक मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व किया है, उसके मुताबिक पहले तो मुझे लगा इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था समीरा की पावर को सील करना है, क्योंकि शुरू से ही इस ऑर्गेनाइजेशन का हर एक मूव छिपे तौर पर समीरा को ही टारगेट करती थी। मगर अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। शायद इस ऑर्गेनाइजेशन का असल मकसद रॉकवेव की पावर को खत्म करके खुद रॉकवेव जैसी पावर हासिल करना है। चार्ली की बात सुनकर कार्तिक की भवें दिलचस्पी के साथ आपस में जुड़ गई। रॉकवेव की स्थापना हुए अब लगभग 50 साल हो चुका था। आज तक ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं आई थी जो रॉकवेव को चैलेंज करने की हिम्मत करे, मगर यहाँ तो कोई रॉकवेव को मिटाने के सपने बुन रहा था। कार्तिक ने पूछा, इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर कौन है? जवाब में चार्ली ने कहा, फाउंडर का तो अब तक पता नहीं चला है, मगर लेडी ऑफ हार्ट्स करके एक टीनेज लड़की है। लोग उसे अंडरवर्ल्ड की क्वीन भी कहते हैं। छानबीन के दौरान मुझे पता चला उस लड़की का द साइलेंट हैंड से भी कोई कनेक्शन है। हालांकि अब तक उस कनेक्शन की डेप्थ हम पता नहीं लगा पाए, पर मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि उस लड़की का कनेक्शन द साइलेंट हैंड से है। आदित्य भी आजकल इसी लड़की को ढूंढने में लगा हुआ है। दुनिया के 50 से ज्यादा कंट्रीज की वांटेड लिस्ट में है ये लड़की। सबके नाक में दम किए रहती है। कभी किसी पॉलिटिशियंस के प्राइवेट वीडियो वायरल कर देती है, तो कभी किसी कंट्री पर साइबर अटैक कर देती है। चार्ली को पूरी बात सुनने के बाद बिन ने हंसते हुए कहा, क्या लड़की है, इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कर लेती है, और सबसे बड़ी बात, इतना कुछ करने के बाद पकड़ी भी नहीं जाती है। कमाल की बात है। बिन की बात पर सहमति जताते हुए चार्ली ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ ये तो है, वो लड़की कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है। इतने बड़े बड़े कारनामे करने के बाद पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ती है। एक बार तो उसने इन्फोसिस पर भी साइबर अटैक किया था। वो तो वक्त रहते मैंने और रेयांश ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, वरना रिचर्ड कॉर्पोरेशन की तरह आज इन्फोसिस भी दिवालिया हो चुका होता। चार्ली की आखिरी बात सुनते ही बिन के चेहरे से मुस्कान ऐसे गायब हुई जैसे मानो उसे हंसना ही ना आता हो। बिन ने संदिग्ध नजरों से चार्ली को घूरते हुए पूछा, रिचर्ड कॉर्पोरेशन की तरह ही से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या रिचर्ड कॉर्पोरेशन की बैंक्रप्सी में उसी लड़की का हाथ है? बिन के सवाल पर चार्ली ने बेफिक्री से कहा, पूरी तरह से नहीं, पर हाँ, रिचर्ड कॉर्पोरेशन की बैंक्रप्सी में लेडी ऑफ हार्ट्स का 80% हाथ है। चार्ली का जवाब सुनकर बिन के तोते उड़ गए। उसे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। चार्ली ने उसकी हैरान शकल देख हल्का हंसकर कहा, बिन ब्रो, आप भी ना बड़े भोले हो। रिचर्ड कॉर्पोरेशन भले ही इन्फोसिस जितनी वेल्थी नहीं थी, मगर फिर भी रिचर्ड कॉर्पोरेशन कोई ऐरी गैरी कंपनी नहीं थी। अगर निक की 7 पुश्तें भी गैम्बलिंग में पैसे उड़ाने के लिए बैठ जाती, तब भी रिचर्ड कॉर्पोरेशन के पैसे खत्म नहीं होते। वो तो उस लड़की ने रिचर्ड कॉर्पोरेशन की लूप होल का फायदा उठाकर वहां की 1000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट और कई सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करवा दिया था। इसीलिए रिचर्ड कॉर्पोरेशन लॉस में जाने लगी और अंतरहित सही कमी निक की गैम्बलिंग ने पूरी कर दी।
रिचर्ड कॉर्पोरेशन के बैंक्रप्सी की असली वजन जानने के बाद बिन हक्का बक्का रह गया। थोड़ी देर पहले तक वो जिस लड़की को टीनेज समझकर यूं ही लाइटली ले रहा था, अब उसे वही टीनेज लड़की दुनिया की सबसे निर्दयी और भयानक लड़की लगने लगी थी। बिन ने धीरे से बुदबुदा कर कहा, सिस्टर बेला को अगर इस बारे में पता चला तो वो उस लड़की को छोड़ेंगी नहीं। ऊपर से आदित्य भी उसके पीछे है। वो लड़की जल्दी ही पकड़ी जाएगी। ना जाने उसके साथ आगे क्या होगा। बिन की बात सुनकर चार्ली ने सहमति में सिर हिला दिया। उसे भी ऐसा ही लगता था। भला कोई इंसान बेला और आदित्य के चुंगल से कैसे बच सकता था। कार्तिक ने अचानक अपनी लंबी खामोशी तोड़ते हुए कहा, नहीं, उस लड़की को पकड़ना इतना भी आसान नहीं होगा। सिर्फ टैलेंट के बलबूते इतनी बड़ी क्राइम करने के बाद भी बच जाना इम्पॉसिबल है। जरूर उस लड़की के पास कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग होगी, शायद द साइलेंट हैंड के फाउंडर की बैकिंग। कार्तिक की बात सुनते ही चार्ली और बिन के चेहरे पर गंभीर भाव उमड़ आए। अगर देखा जाए तो कार्तिक की बात ज्यादा लॉजिकल थी, क्योंकि इतने दिनों से आदित्य और चार्ली भी तो उस लड़की को नहीं ढूंढ पाए थे। बिन ने गंभीर स्वर में कहा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उस लड़की से ज्यादा खतरनाक द साइलेंट हैंड का फाउंडर है, पर उसका फाउंडर है कौन? हमें जल्द से जल्द उस इंसान को ढूंढना होगा। यह मामला जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। हमें इसमें कोई ढील नहीं देनी चाहिए। बिन की बात सुनकर चार्ली ने सहमति में सिर हिला दिया, मगर कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ बेला और आदित्य पैलेस से बाहर आए। बेला की नजर एक दिशा में गई जहां से बिन और चार्ली आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। बेला ने बिन को आवाज लगाते हुए कहा, हे बुरे बिन, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेला की आवाज सुनकर बिन के कदम एक पल के लिए तो रुके, मगर फिर कार्तिक की वार्निंग याद आते ही बिन बेला को देखे बगैर वहां से ऐसे भागा मानो बेला ने उसके पीछे पागल कुत्ते लगा दिए हो। बेला ने चार्ली को अजीब नजरों से घूरते हुए पूछा, अब इसे क्या हो गया? ऐसे क्यों भाग रहा है पागलों की तरह? लगता है बढ़ती उम्र के साथ इसका दिमाग भी खराब हो गया है। जवाब में चार्ली ने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बिन ब्रो सठिया गए हैं। चार्ली की बात पर बेला ने सिर हिलाया। फिर उसने चार्ली से पूछा, हम साम्राज्य जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आओगे? नहीं, एक्चुअली मैं आना तो चाहता हूँ, पर कुछ जरूरी काम है, इसीलिए नहीं आ पाऊंगा। मुंबई जाना है। आप जाए, परसों मिलते हैं मुंबई में। ठीक है, अपना ख्याल रखना, बेला ने कहा, जिस पर चार्ली बस हल्का मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद चार्ली वहां से चला गया और बेला और आदित्य भी चौपर से साम्राज्य के लिए निकल गए। रॉकवेव सिटी से साम्राज्य ज्यादा दूर नहीं थी। रॉकवेव आइलैंड का जो वेस्टर्न साइड पहले समुद्र के नीले पानी से घिरा रहता था, अब वहां एक ऐसी आइलैंड प्रकट हो गई जिसकी सुंदरता का कोई वर्णन ही नहीं था। चौपर की विंडो से आदित्य और बेला उस खूबसूरत आइलैंड को देख रहे थे, जो फेरी टेल में बताई जाने वाली आइलैंड से भी ज्यादा आकर्षक और रहस्यमय थी। आदित्य ने बेला से पूछा, मॉम, यह आइलैंड 50 से भी ज्यादा सालों से पानी के अंदर कैसे थी? क्या यहाँ रहने वाले लोगों को पानी के अंदर सांस लेने में दिक्कत नहीं होती थी? जवाब में बेला ने कहा, पता नहीं, जब मैं वहां थी तब आइलैंड पर सील जैसा कुछ लगा हुआ था। समुद्र के अंदर भी पानी आइलैंड पर नहीं आ रही थी, और शायद साम्राज्य ब्लड लाइन वाले लोगों की बॉडी थोड़ी स्पेशल होती है, वो लोग पानी में भी सांस ले सकते हैं। बेला की बात सुनकर आदित्य ने अचानक पूछा, कहीं ये लोग मरमिट तो नहीं है ना मॉम? आदित्य की बात सुनकर बेला भी सोच में पड़ गई। उसे भी इसी बात पर संदेह था, मगर यदि साम्राज्य वाले सच में मरमेड होते तो फिर वो मरमेड क्यों नहीं थी? उसके अंदर भी तो साम्राज्य ब्लड लाइन थी। कौन है लेडी ऑफ हार्ट्स? कौन है द साइलेंट हैंड का फाउंडर? कहाँ गया है रेयांश? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। गेट एंड कमेंट 1।